आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है MDM ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास हमने BSc सेकेंड ईयर के थर्ड बुक प्रकाश की का जो यूनिट 5th है लेज़र, उसको स्टार्ट किया था। लेज़र कैसे वर्क करता है थोड़ा बहुत हमने समझा था, उसका इंट्रो लिया था। आज उससे से रिलेटेड कुछ टर्म्स वो हमने डिस्कस करनी है। 3 टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे: उदित अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उदित या प्रेरित उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम अवशोषण को एब्जॉर्प्शन, और उदित को बोलते हैं हम स्टिमुलेटेड। स्वतः को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस, और उत्सर्जन को बोलते हैं एमिशन। उदित को वापस से स्टिमुलेटेड और उत्सर्जन को एमिशन। लेज़र कैसे वर्क करता है इसको समझने के लिए ये 3 टर्म्स काफ़ी हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उदित अवशोषण या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे किसी भी परमाणु के अपने एनर्जी लेवल की बात करें तो 2 एनर्जी लेवल अपने मान सकते हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल। यहाँ पे डायग्राम में M जो है वो लो एनर्जी लेवल है और N यहाँ पर क्या है, हाई एनर्जी लेवल है। होता ये कि अगर हम बाहर से कोई एनर्जी दें या रेडिएशन दें या विकिरण आपतित कराएं तो वो जो परमाणु होता है वो उसका अवशोषण कर सकता है। अगर वो उसका अवशोषण कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें क्या होता है कि वो M से N ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाता है या संक्रमण कर लेता है या एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि परमाणु कहीं नहीं जाता, उसकी एनर्जी हम मान सकते हैं कि बढ़ गई है। तो समझाने के लिए हम यही बोलते हैं कि परमाणु चला गया, लेकिन परमाणु नहीं जाता, एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये होता है उदित अवशोषण, यानी कि हमने कुछ किया है जिससे वो प्रेरित हो गया, उदित हो गया, और इसका मतलब उसने कुछ चीज़ अवशोषण कर ली और उससे ऊर्जा बढ़ गई परमाणु की। तो ये वो फोटोन है जिसका अवशोषण हुआ है। अवशोषण किसने किया है? पदार्थ ने किया है। पदार्थ भी स्पेशल टाइप के होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। जैसे रूबी के लिए अलग पदार्थ होएगा, हीलियम नियॉन लेजर के लिए अलग होंगे, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पदार्थ हैं जिस पे ये किरण हमने आपतित कराई है और उस आपतन से क्या हुआ है, जो उसके परमाणु थे उन्होंने इस ऊर्जा का अवशोषण किया और ऊर्जा बढ़ गई, यानी कि हम ये मानते हैं कि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला गया। तो ये संक्रमण से पूर्व की अवस्था है और ये संक्रमण के पश्चात की अवस्था है, यानी कि ये बिफोर है, ये आफ्टर है। इसकी इक्वेशन हम सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो PMN है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है। प्रायिकता किस चीज़ की है? संक्रमण की प्रायिकता है। कौन सा संक्रमण है? यहाँ M से N ऊर्जा स्तर में जाने का संक्रमण है। तो P यहाँ पे क्या है? उदित अवशोषण द्वारा परमाणु के M से N ऊर्जा स्तर में जाने की प्रायिकता है। फिर से सुन लो, उदित अवशोषण द्वारा परमाणु के M से N ऊर्जा स्तर में जाने की प्रायिकता है, और ये प्रायिकता किसके प्रोपोर्शनल होगी? U के। U यहाँ पे क्या है? U यहाँ पे है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। किसका ऊर्जा घनत्व? जो किरण यहाँ पे आपतित हो रही है या जो विकिरण यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, उस विकिरण का, उस रेडिएशन का यहाँ पे क्या है? एनर्जी डेंसिटी होती है। आपको पता है अगर रेडिएशन है तो उसमें एनर्जी तो होएगी, तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी क्या है? U है। तो PMN प्रोपोर्शनल है U म्यू के। म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इस जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या मानी है? म्यू मानी है। आवर्ती इसको क्या माना है? म्यू माना है। एक चीज़ और यहाँ पे कि जो आपतित प्रकाश है या आपतित रेडिएशन है, उसकी जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आई किसके बोलता है? C इंटू यू के। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और U यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है। तो इससे हमें क्या मिलेगी? इंटेंसिटी मिलेगी, तीव्रता मिलेगी। किसकी तीव्रता? ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है या जिसका अवशोषण होना है या जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो परमाणु एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, आपको पता है साइंस में जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जैसे हम इसका कांस्टेंट हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना है BMN, बाकी सारा एस्टीज। BMN यहाँ पे आइंस्टीन कोफिशिएंट है, इसका नाम आपको याद रखना है, आइंस्टीन कोफिशिएंट।
हिंदी में इसका नाम आइंस्टीन गुणांक है, ये भी आपको याद रखना है, आइंस्टीन गुणांक। तो ये हमारे पास इक्वेशन बताती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि परमाणु की ऊर्जा m से n स्तर में जा रही है। तो ये सब कुछ था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। इस केस में क्या होगा कि जो एटम, जो परमाणु उत्तेजित होकर n ऊर्जा स्तर में पहुंच गया, वो वहाँ पे हमेशा नहीं रहने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -8 सेकंड तक रहेगा, यानी 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा, और वापस वो अपनी लो एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या मूलावस्था बोलते हैं। लेकिन जब ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आएगा तो आपको वापस से एक रेडिएशन देगा, एक विकिरण देगा। इस विकिरण की ऊर्जा या इस रेडिएशन की एनर्जी जो होगी वो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी कि ये हमारे पास hν के इक्वल होगी एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी भी वही है और h यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, आपको पता ही होगा। अब ये हमारे पास है स्वतः उत्सर्जन में इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन होती है Pnm = Anm। P यहाँ पे क्या है, प्रायिकता है। किसकी प्रायिकता है, संक्रमण की प्रायिकता है। कौन सा संक्रमण है, ये n से m ऊर्जा स्तर का संक्रमण है, यानी कि ऊपर से नीचे का संक्रमण है। और ये जो हमारे पास प्रायिकता है, ये कौन सी प्रायिकता है, स्वतः उत्सर्जन के द्वारा है। ये किसके द्वारा है, स्वतः उत्सर्जन के द्वारा, बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ Anm के इक्वल होएगा। Anm यहाँ पे रेट है या दर है, बोल सकते हैं इसको आप। और ये किस चीज़ की दर है, ये हमारे पास n ऊर्जा स्तर से m ऊर्जा स्तर में जाने की दर है ये। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे U नहीं आया, यानी एनर्जी डेंसिटी इधर नहीं आया, तो वो बिल्कुल आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी हमने इंसिडेंट नहीं कराई। इसलिए कोई एनर्जी इंसिडेंट नहीं हुई, कोई रेडिएशन इंसिडेंट नहीं हुई, कोई विकिरण का आपतन नहीं हुआ। और विकिरण में आपतन नहीं हुआ तो U आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप रेट लिखोगे, और वो रेट यहाँ पे क्या है, Anm के इक्वल है। इसके बाद अगली टर्म हमारे पास क्या है, उदित या प्रेरित उत्सर्जन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन है, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है कि मान लो हमने कि पहले कोई रेडिएशन दी या एनर्जी दी, जिससे हमारा एटम है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच गया। अब आगे क्या होने वाला आपको पता ही है, ये एटम 10 की पावर -8 सेकंड बाद नीचे आ जाएगा। अब जब ये नीचे आएगा, लो एनर्जी लेवल पे आएगा, तो ये क्या करेगा, एक रेडिएशन को एमिट करेगा, यानी कि एक विकिरण का उत्सर्जन करेगा, एक फोटोन का उत्सर्जन करेगा। उसी टाइम अगर हम पीछे से एक फोटोन और आपतित करा दे, एक फोटोन और इंसिडेंट करा दे, तो क्या होगा, तो आपको पता ही है यहाँ पे एनर्जी सेम थी, hν थी, यहाँ पे भी एनर्जी सेम थी, hν थी। अब दोनों की एनर्जी सेम हो गई, hν यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब ये एटम नीचे आया तो इसका जो फोटोन एमिट हो रहा है, और एक हम जो इंसिडेंट करा रहे हैं एमिट, एक जो हम फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं, दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, आवर्धन, इसको क्या कह सकते हैं, प्रवर्धित हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा इसका, यानी हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। अब आपने एक चीज़ बड़ी यहाँ पे नोटिस की होगी, यहाँ पे μ और μ सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे μ और μ क्या है, सेम है। μ सेम है, इसका मतलब आवर्ती सेम है, आवर्ती सेम है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कला समान है। यहाँ पे क्या है, कला समान है दोनों की, ठीक है ना, कला समान है, दिशा भी समान है, एक ही तरफ जा रहे हैं ये, और इनका ध्रुवन यानी पोलराइजेशन भी सेम है, यानी कि फेस, डायरेक्शन, पोलराइजेशन तीनों के तीनों क्या सेम है। अगर कला समान है, फेस सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो कला संबंध है। वो क्या है, कला संबंध है, यानी कोहेरेंट है वो। और क्योंकि दोनों मिल चुके हैं, इसका मतलब वो क्या हो गए, एम्प्लीफाइड हो गए, प्रवर्धित हो गए, तो इसको हम कह सकते हैं एम्प्लीफाइड। और आपने नोटिस किया होगा कि हमने जब लेजर की फुल फॉर्म लिखी थी, वहाँ पे ए का मीन्स क्या था, एम्प्लीफाइड। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखा जाए तो दो फोटोन एक साथ जा रहे हैं जिनकी कला समान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने यहाँ पे देखा कि दो हमारे पास रेडिएशन है जिनका फेस क्या सेम है। आप माइंड में ये मत सोचना कि दो ही रेडिएशन होती है, रेडिएशन और भी होंगी,
बहुत सारी रेडिएशन होगी और बहुत ज़्यादा जब रेडिएशन हमें मिलती है तब भी वो क्या बनती है, लेज़र बनती है। यहाँ पे दो समझाने के लिए ही है, बाकी रेडिएशन बहुत सारी होती हैं और सारे की सारी रेडिएशन का फेज जो होता है वो सेम होता है, यानी वो कला संबंध होते हैं, यानी कि वो कोहेरेंट होते हैं। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स थी, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन। ये 3 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है लेज़र में, यानी कि उदित अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उदित उत्सर्जन। इनकी क्या क्या इक्वेशन है हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पे ये और देख लेते हैं कि PNM वापस से क्या है, प्रायिकता है। किस चीज़ की प्रायिकता है, संक्रमण की प्रायिकता है। कहाँ से कहाँ तक का संक्रमण है, ये N से M तक का। और ये किसके द्वारा है, ये है उदित उत्सर्जन के द्वारा। तो आपको PNM का नाम याद रखना है कि उदित उत्सर्जन द्वारा N से M में संक्रमण की प्रायिकता है। ये किसका प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल होगी U म्यू के। यहाँ पे U क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम एक किरण का आपतन करा रहे हैं, रेडिएशन का क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, फोटोन का हम इंसिडेंट करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे U आया है। और U यहाँ पे क्या था, एनर्जी डेंसिटी, जिस रेडिएशन को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, जिस विकिरण का हम आपतन करा रहे हैं। अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आएगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होएगा BNM, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। पहले था BMN, अब लिखा है BNM, यानी कि ये हमारे पास वापस से क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट है, यानी आइंस्टीन गुणांक है। लेकिन ये आइंस्टीन गुणांक किसके लिए है, ये आइंस्टीन गुणांक है उदित उत्सर्जन के लिए, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। तो BNM यहाँ पे क्या है, आइंस्टीन गुणांक है। और ये उत्सर्जन के लिए, पहले वाला था अवशोषण के लिए जो BMN था, ये उत्सर्जन के लिए जो कि BNM है। ये 3 इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, PNM = BMN म्यू। लिख देता हूँ मैं आपके वापस से। सबसे पहले उदीप्त अवशोषण में क्या इक्वेशन आई थी, PMN = BMN U म्यू। इसके बाद स्वतः उत्सर्जन में क्या इक्वेशन आई थी, वो हमारे पास आई थी PNM = ANM। अब जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, PNM = BNM U डिपेंड ऑन म्यू। इसका यूज़ नहीं करना आपको, ये रेयर यूज़ होएगा। बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास अवशोषण के लिए है और ये हमारा उत्सर्जन के लिए है। ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है और ये स्टिमुलेटेड एमिशन है। इसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए हम देख लेते हैं लेज़र का क्या यूज़ है। आपको पता ही है कि हम अलग अलग ग्रह पे जीवन की तलाश कर रहे हैं और साइंटिस्ट ने ये पाया है कि एक प्लैनेट है प्रोक्सिमा B, ये अर्थ से 4.3 लाइट ईयर दूर है। 1 लाइट ईयर कितना होता है वो आपको बताया, तो जितनी दूरी तक प्रकाश की किरण 1 साल में दूरी कवर करती है, वो दूरी जो होती है वो होती है 1 लाइट ईयर। वापस सुन लो, लाइट को 1 साल में जितनी दूरी तय करती है, लाइट 1 साल में जितनी दूरी तय करती है वो होती है 1 लाइट ईयर। और ये ग्रह हमारे पास कितनी दूर है, ये 4.3 लाइट ईयर दूर है। इसका जो सोलर सिस्टम है वो अल्फा सेंचुरी है और इस ग्रह का नाम क्या है, प्रोक्सिमा B है। साइंटिस्ट ने माना है कि यहाँ पे वैसी सिचुएशन है जैसे हमारे पास अर्थ में है, यहाँ पे पानी है और वैसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे लाइफ के चांसेस है। तो हमें इस ग्रह पे अगर ट्रैवलिंग करिए तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। ये आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे, ये सारा प्रोजेक्ट भी लेज़र के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि हमारे पास अब तक जो भी हमारे पास स्पेस क्राफ्ट है या जो भी अंतरिक्षयान है उसकी मैक्सिमम स्पीड हमने अब तक प्राप्त की है 84,000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर इस अंतरिक्षयान को, इस स्पेस क्राफ्ट को भी अगर इस अर्थ से वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें तो हमें कितने टाइम लग जाएगा, 54,000 साल लग जाएंगे। यानी कि जो ये प्रोजेक्ट शुरू करेगा वो जिंदा ही नहीं बचेगा देखने के लिए। और 54,000 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, हम इतना टाइम नहीं दे सकते। हमें एक ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी जो सिर्फ 20 या 30 साल में इसको कवर कर दे। तो साइंटिस्ट ने एक यहाँ पे सजेशन दिया है स्टार चिप का। स्टार चिप में क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे
प्लेट है 4 और बीच में यहाँ पे एक चिप लगी हुई है जो इसमें कैमरा वगैरह लगा हुआ है। इस चिप के ऊपर हम क्या करते हैं, लेज़र बीम को फॉल कराएंगे। लेज़र बीम फॉल कराएंगे कितने गीगाहर्ट्ज़ की, 10 गीगाहर्ट्ज़ की लेज़र बीम हम फॉल कराएंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ 45,000 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर 60,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में ये गेन कर लेगा। यानी 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 45,000 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 60,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। और ये जो प्लेट है ये एसिलेट तो हम कर रहे हैं लेज़र से, बाद में ये सनलाइट से क्या होगा, गति प्राप्त करेगा। और इसकी गति जो कैलकुलेट की गई है वो की गई है कि ये प्रकाश की गति का 15 से 20% माना गया है। ये माना गया कि स्पीड ऑफ लाइट की ये 15 to 20% गेन कर लेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल है और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 साल में इस ग्रह की आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, 2036 में ये लॉन्च होने की संभावना है। और अगर 2036 में इसको लॉन्च करते हैं तो आप इसमें 20 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 2056 तक हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लेज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे तो ये समझाने आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं पढ़ा रहा था। आपको बस ये टर्म्स नोट करनी है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। उसमें ये देखेंगे कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, यानी कि उद्दीप्त अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीप्त उत्सर्जन, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना इसको, फिर से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।